हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स सुबोध की साइनिंग इन। और देखो, वैसे तो बहुत चीजें कवर करने के लिए, लेकिन नहीं, आज हम दो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे जो इस पर एक्चुअली बात करनी अभी जरूरी है, और वो इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। डेफिनेटली इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो आएगी, और जो करंट सिनेरियो जो अभी चल रहे हैं, बहुत सारी खिचड़ी है, वो अभी के इस 10 मिनट के वीडियो में तो कवर नहीं होने वाली है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए, उसके लिए मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। 10-15 मिनट जितनी देर की वीडियो होगी, लेकिन वो अलग से आएगी। लेकिन अभी जो प्रेसिंग मैटर्स, अदर प्रेसिंग मैटर्स हैं जो अभी हमारे दोनों क्लब्स के रिगार्डिंग है, यानी कि एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरा रियल मैड्रिड, इन दोनों को मैं एक्चुअली अभी कवर करना चाहता हूँ एट प्रेजेंट, जो करंट सिनेरियोस चल रही हैं इस वीडियो में। तो अगर सबसे पहले हम लोग अपने पहले मुद्दे की बात करें, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की कल मैच थी विथ आर्सेनल। और भाई क्या मैच थी यार, मजा आ गया लिटरली। और मतलब जिस मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखना चाह रहे थे हम, जो डोमिनेटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट इस कदर डोमिनेट करते हुए फ्रेंडली मैचेस में मैनचेस्टर यूनाइटेड को कब लास्ट देखा था। लिटरली मेरे याददाश्त से भी बाहर है। तो ऐसे अब दोबारा से इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेलते हुए, और इस मतलब एटीट्यूड होती है एक, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि एटीट्यूड इज द की, और एक एटीट्यूड होती है, उस एटीट्यूड, उस चैंपियन मेंटालिटी के साथ आपको हर मैचेस खेलना, ये बहुत ज्यादा ही, मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो ये आइकॉनिक है। बिकॉज अगर तुम प्रीमियर लीग की बात करो तो डेफिनेटली अब ज्यादा दिन बाकी भी नहीं है हमारे मैचेस में, 1-2 हफ्ते में अब प्रीमियर लीग भी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम हमें बहुत ज्यादा ही मतलब पॉजिटिव हो सकता है, ये जो मोमेंटम है। और अगर हर एक प्लेयर की तुम अगर थोड़ी सी डिटेल्स उठाकर देखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सारे ही अच्छे थे। और प्लस जिस तरीके से एरिक टेन हैग उन्हें यूज कर रहा है, माइंड ब्लोइंग है, लिटरली माइंड ब्लोइंग है। बस एक वर्ड है, माइंड ब्लोइंग, दैट्स इट। और जिस तरीके से यंगस्टर्स उभर रहे हैं, एंड जो एकेडमी से प्लेयर्स आए हैं, या तुम मेजबरी की बात करो, चाहे एक जो लड़का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसको मतलब खेलते हुए देखना, इट्स लाइक रिमेंबरिंग अ गाय जिसको पूरी फुटबॉल फील्ड याद है, हर एक बंदा उसके दिमाग में है कैप्चर्ड, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, उसके दिमाग में मतलब लिटरली 10 मूव्स आगे की चल रही है कि कौन सा बंदा कहाँ जा सकता है, और वो तब अपने डिसीजंस लेता है 18 साल की एज में। माइनो भाई क्या बंदा है यार, इनका लिटरली जिस तरीके से उसने डेक्लान राइस, मतलब तुम डेक्लान राइस को सोच सकते हो कि प्रीमियर लीग में अगर मैं टॉप 5 की अगर मिडफील्डर्स की बात करूं ना, डेक्लान राइस डेफिनेटली मेरे लिस्ट में 1 पर या 2 पर आएगा अभी के टाइम में। और उस वैसे बंदे को जिसने लिटरली आर्सेनल ने 100 मिलियन फेंक कर खरीदा है, उस बंदे को 45 मिनट छठी का दूध याद दिला दिया कसम से, 18 साल के लौंडे ने। और जिस तरीके से वो उसका कट मार रहा था भाई, लिटरली डेक्लान राइस ने मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू में बोल दिया कि वो बच्चा मुझे इरिटेट कर रहा था। इतनी ज्यादा क्लिनिकल परफॉर्मेंस आई है कल माइनो से। और भाई अगर फ्रंट हम लोग अटैक्स की बात करें थोड़ी सी, तो जेडन सैंचो कल जिस तरीके से उसने जो थ्रस्ट मारा है, जो स्पीड का, और जो पिछले मैचेस में अगर थोड़ी से तुम घुसाओगे अगर थोड़े से स्टैट्स को, तो एक दो चीज कंफर्म है कि जेडन सैंचो अभी अपने प्राइम को हिट करने के बहुत नियर है। और जेडन सैंचो हो सकता है की प्लेयर हो हमारे लिए इस आगे आने वाले प्रीमियर लीग में, बिकॉज एक ऐसी अटैक हमें डेफिनेटली चाहिए थी जो बर्स्ट ऑफ स्पीड कर सके, और क्लिनिकल मोमेंट्स में, जिसको तुम मोमेंट्स कह सकते हो, एक पर्टिकुलर मोमेंट जहां बॉल तुम्हारे पास आने वाली होती है और तुम्हें उस चांस को कन्वर्ट करना होता है, जस्ट तुम्हारे पास मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम होता है। उस मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम में उस चांस को कन्वर्ट करने वाला अभी तक हमारे पास कोई नहीं था, और इसलिए बहुत सारे चांसेस हम मिस भी करते थे। और ये चीज कल जेडन सैंचो में दिखी है कि वो एक्चुअली वो कर सकता है। वो अगर मेजर चांसेस क्रिएटेड हैं तो उन मेजर चांसेस को कन्वर्ट करने का एबिलिटी रखता है जेडन सैंचो, और ये चीज बहुत बड़ी बात है अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड का पर्सपेक्टिव से देखो तो। बिकॉज डेफिनेटली हमें एक ऐसा बंदा चाहिए था, और हमें एक ऐसा बंदा मिल रहा है जेडन सैंचो के रूप में। तो डेफिनेटली जेडन सैंचो पर अभी तक जितने पैसे हमने खर्च करे हैं,
होपफुली वो बर्बाद ना जाए। और हमारे कैपिटन ने भाई जिस तरीके से कल परफॉर्मेंस दिया ब्रूनो फर्नांडिस ने, और वो जो गोल जो हाउलर मारा है उसने, लिटरली माइंड ब्लोइंग थी। मतलब कुल मिलाकर अगर कल के परफॉर्मेंस को तुम देखोगे तो लिटरली ऊपर से नीचे तक ईच एंड एवरी गाय, कल लीचा कल अंडररेटेड रहा भाई। लीचा कल मॉन्स्ट्रसली अंडररेटेड रहा। जिस तरीके से उसने कल मॉन्स्टर परफॉर्मेंस दी है पूरे मैच में, माइंड ब्लोइंग थी। और कल लिटरली अगर सबसे अंडररेटेड बंदे की बात करो तो मैं लीचा की बात करूंगा कल। और बुरा मतलब अगर पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तुम बात करो तो वो चैंपियन मेंटालिटी अब दिखती है, जो चैंपियन मेंटालिटी एक्चुअली रिक्वायर्ड है, उनके मूव्स में दिखती है, उनके चलने के अंदाज में दिखती है, वो दिख जाती है भाई। वो चैंपियन मेंटालिटी दिख जाती है कि आप कुछ अचीव करने के लिए यहाँ खड़े हो। और भाई हमें एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए था, माइनो के रूप में हमें मिल गया, और इससे अच्छा क्या चाहिए। और जिस तरीके से कल मिडफील्ड हमारी जो ट्रियो रही, जिस ट्रियो के मैंने बारे में तुम बताया था ऑलरेडी, मेसन माउंट प्लस कासेमीरो प्लस ब्रूनो फर्नांडिस, वो ये ट्रिपलेट हमारे लिए बहुत सही काम करेगी। अगर आने वाले प्रीमियर लीग की बात करें तो एरिक टेन हैग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस प्रीमियर लीग में, और इस मैनचेस्टर यूनाइटेड से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्लीज़ अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही ना, कसम से प्रीमियर लीग हम बहुत ज़्यादा ही मतलब क्लोज आ जाएंगे जीतने के। और हो सकता है, देखो नज़र नहीं लगा रहा हूँ, क्रॉस फिंगर्स, लेकिन हो सकता है हम प्रीमियर लीग जीत भी जाए इस सीज़न। वो उम्मीद दिखती है इस मैनचेस्टर यूनाइटेड से। खैर, सेकंड मुद्दा कॉल्स फॉर अ बैकग्राउंड चेंज। तो खैर इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड मुद्दे पर, जो कि है रियल मैड्रिड को लेकर। और देखो, रियल मैड्रिड और एम्बापे का मुद्दा हर बीतते घंटे के साथ और उलझता जा रहा है। समझो कि क्या कहानी है, अभी रिसेंट सिनेरियोस क्या चल रहे हैं। देखो, अगर रिसेंट सिनेरियोस तुम्हें समझना है ना, तो सबसे पहले पार्टीज को समझो कि कितनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। टोटल 4 पार्टीज इस पूरे मुद्दे में इन्वॉल्व है। सबसे पहले पीएसजी, और पीएसजी के गाफर लुइस एनरिके। दूसरी पार्टी एम्बापे और एम्बापे का ऑनराज। थर्ड पार्टी फ्रांस की स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिसकी अगर थोड़ी सी तारीफ दे दो तो उनका काम है जितने भी फ्रांस में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना। और चौथी पार्टी हमारी रियल मैड्रिड। अब देखो, हर पार्टी की वर्डिक्ट समझो कि हर पार्टी का क्या कहना है और उनकी वर्डिक्ट क्या है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं पीएसजी और पीएसजी के गाफर लुइस एनरिके का पॉइंट ऑफ व्यू। पीएसजी और नसर अल खिलाफी लुइस कैंपोस का ये मानना है, उन्होंने अपनी बात सिंपल रख दी है कि या तो एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे और नहीं तो फिर इसी सीजन छोड़कर जाए। वो एम्बापे को फ्री में नहीं बेचना चाहते। सीधी सी कहानी है, पीएसजी ने सिर्फ और सिर्फ यही बोल रखी है। और अगर एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता और डिले करता है, एम्बापे को पीएसजी स्क्वाड से निकालना चाहेगी और जबरदस्ती बेचना चाहेगी मार्केट में। और देखो, पीएसजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो उनके लिए भी एक कहानी बनती है, बिकॉज अगर तुम उस सिचुएशन को समझोगे ना, तो एम्बापे सिर्फ और सिर्फ इस चीज को टाल रहा है। और देखो, पीएसजी का भी अगर सेंस तुम थोड़े से पीएसजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि एम्बापे जैसा प्लेयर, एम्बापे जैसा कैलिबर का प्लेयर अगर वो फ्री में जाने दे रहे हैं तो उनसे बड़ा गधा फिर कोई नहीं है ना। तो ऐसे में पीएसजी का मुद्दा समझो कि पीएसजी एम्बापे को फ्री में नहीं जाने देना चाहती है। एम्बापे को जाने देगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में जब एम्बापे उनको एक प्रॉफिट दिलाए बेचने के बाद। अब इस पर लुइस एनरिके का क्या कहना है, जो पीएसजी के कोच साहब हैं। अब कोच साहब का यह कहना है कि भैया एम्बापे को तुम ठीक है, तुम बेच रहे हो, वो तुम्हारा मुद्दा है। पीएसजी को उन्होंने सीधे बोल दिया कि ठीक है, एम्बापे का जो भी कहानी है वो तुम्हारा पर्सनल मुद्दा है, उसको तुम देखो। मेरी क्या है कहानी है कि एम्बापे जैसे प्लेयर को हम बेंच पर नहीं बैठा सकते। अगर हम बैठा रहे हैं तो वो टीम के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज डेफिनेटली एम्बापे जैसा प्लेयर को मैंने तुम्हें डिटेल देने की जरूरत नहीं है। जो बंदा लिटरली वर्ल्ड कप के फाइनल में हैट्रिक मार सकता है, वैसे प्लेयर को बेंच पर बैठाना, बेंच कर देना, इससे बड़ी गधे वाली डिसीजन कुछ हो नहीं सकती। और ऐसे में लुइस एनरिके का मानना साफ है कि भैया अगर एम्बापे जब तक है उसको टीम में खेलने दो, और उसको बेचना है बेच देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक है वो टीम का हिस्सा वो बन के रहेगा। ये लुइस एनरिके का कहना। अब ये तो हो गई पीएसजी और लुइस एनरिके वाली कहानी। अब
एम्बापे का क्या कहना है? एम्बापे का सीधा सीधा ये कहना है कि भैया मुझे मेरा एक सीजन का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है 2024 तक का, 2024 तक मुझे खेलने दो, 2024 में मैं फ्री एजेंट की तरह रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लूंगा। और तुम अगर इतने ही ज्यादा परेशान हो, इतने ही ज्यादा तुम चाहते हो कि भैया मैं छोड़कर चला जाऊं, सिंपल सा मेरा जो लॉयल्टी बोनस बनता है 85 मिलियन का टोटल लॉयल्टी बोनस बनता है, वो मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। एम्बापे का सीधा सा मुद्दा ये कहना है। और एम्बापे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हाँ सही भी बनती है, बिकॉज देखो लॉयल्टी बोनस पीएसजी ने ये ऑफर करी है और पीएसजी ने खुद सामने से ऑफर करी है, ऐसा नहीं है कि एम्बापे ने मांगा था, पीएसजी ने ऑफर करी थी। तो पीएसजी का डेफिनेटली ये जिम्मेदारी बनता है कि उसको लॉयल्टी बोनस दे, अगर उनको बेचने का इतना ज्यादा शौक ही है तो। अब इसमें आते हैं फ्रेंच एसोसिएशन का क्या कहना है कि उनका जो है वो प्रेशर है पीएसजी पर कि देखो एम्बापे जाना चाहता है, उसको जाने दो, तुम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, तुम किसी को रुकने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि हाँ तुम रुक ही जाओ, तुम पैसे के दम पर तुम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। अगर एम्बापे को जाना है जाने दो, तुम प्रेशर में मत डालो। उनने पीएसजी को सीधा सा दे दिया, अगर वो रुकना चाहता है रुक जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन जबरदस्ती तुम एम्बापे के साथ ये चीज नहीं कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना ही पड़े, और नहीं तो फिर तुम टीम से बाहर निकाल लोगे, इस तरीके से मिसट्रीट करोगे। और इसमें हम लोग चौथे वर्डिक्ट की बात करें रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड अभी वेट एंड वॉच वाली कहानी पर है। देखो रियल मैड्रिड की अगर पर्सपेक्टिव भी थोड़ी सी जानोगे तो डेफिनेटली हमारे लिए अभी वेट एंड वॉच वाला ही सिचुएशन क्रिएटेड है, क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा एक टेबल पर ऑफर ही मार देंगे, उससे ज्यादा तो हम लोग के हाथ में क्या है। डेफिनेटली ये पीएसजी और एम्बापे के हाथ में है कि क्या आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा। अब देखो पीएसजी चाहती है वो बेच दे लेकिन फ्री फोकट में नहीं, एम्बापे चाहता है वो चला जाए लेकिन बिना लॉयल्टी बोनस लिए ले। फ्रेंच एसोसिएशन चाहती है कि तुम इस चीज का इतना बड़ा रगड़ा ना बनाओ, और रियल मैड्रिड चुपचाप बैठ के देख रही है कि भैया तुमको आना है आ जाओ, नहीं आना है ठीक है अगले सीजन आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल मैड्रिड का ये पर्सपेक्टिव है। तो ये हो गई चारों वर्डिक्ट्स की कहानी की क्या उनका सोचना है, क्या उनका मानना है। अब इसमें मेरा मानना क्या है? मेरा मानना है फालतू का रगड़ा है, ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता चलेगा, एक हफ्ता बाद रियल मैड्रिड में ही आते हुए दिखेगा, बिकॉज बहुत सारी टीम अब लगी हुई हैं एम्बापे के पीछे, और अब थोड़ी सी कहानी भी आ रही है कि चेल्सी भी अब थोड़ा सा पैंट ढीला और पॉकेट ढीला करने के लिए तैयार है। बट द थिंग इज कि चेल्सी के पास अभी 200 मिलियन नहीं है फेंकने के लिए, और अगर है भी तो टॉड बॉली इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो एम्बापे के पीछे 200 मिलियन फेंक देगा, या फिर है।